नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मैराथन क्लास। और ये हमारी मैराथन क्लास लगातार चल रही है। और आप जब हमारे इस चैनल पे विजिट करेंगे तो आप जैसे ही चैनल पे विजिट करेंगे ना, तो ये आपको दिखेगा होम पेज, वीडियो, शॉर्ट्स और प्लेलिस्ट। ये चौथा वाला जो ऑप्शन है प्लेलिस्ट का, जब आप इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जब स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट फर्स्ट में मिलेगा BSPSCL इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मैराथन सेशन 2024। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको दोस्तों जितना भी हमने YouTube पे मैराथन सेशन किया है वो सभी का आपको शुरू से लेकर के आज तक का मैराथन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि हम स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से स्टार्ट किए हैं, है ना। वायर, सोल्डरिंग, अंडरग्राउंड केबल, फिर अगला है AC सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, सेल और बैटरी का मैराथन लिए हम, वैद्युत वायरिंग का मैराथन चला, ट्रांसफार्मर का 2 घंटे लगातार चला, फिर मापक उपकरण का 1.25 घंटे चला, है ना। पावर सिस्टम की हमने 2 मैराथन लगाया, पहला है 2 घंटा 10 मिनट और दूसरा है 2 घंटा 40 मिनट का। फिर DC मोटर का मैराथन चल चुका है, DC जनरेटर का भी खत्म हो चुका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। तो आइए दोस्तों साथ मिलकर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को समझते हैं और देखते हैं कि जो सिंगल फेज का आपका इंडक्शन मोटर है ना, उस पर आधारित जितने भी नए क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल नए कंटेंट के द्वारा दोस्तों मैं आज ये सॉल्यूशन देने वाला हूं आपको। नया कंटेंट पे आधारित ये आपका मैराथन सेशन होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और जैसा कि हमारा ये चल रहा है ना 17 यूनिट 17 मैराथन, तो दोस्तों आज का जो मैराथन सेशन हमारा है, ये क्लास है हमारा 11वें नंबर का मैराथन क्लास। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगा, इसलिए पूरे उत्साह के साथ देखिएगा, है ना। और जो हमारा टारगेट है बिहार का विद्युत विभाग, है ना, इसके एग्जाम को लेकर के हम ये सेशन चला रहे हैं। हालांकि ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, लेकिन हमारा टारगेट बिहार का विद्युत विभाग का एग्जाम को लेकर के है ना। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जो मैराथन सेशन हम आप लोगों के लिए लगा रहे हैं ये किस उद्देश्य से है। चलिए साथियों, जो आपका ये मैराथन सेशन चलने वाला है, इसका टेलीग्राम चैनल पर PDF भी मिलेगी। तो PDF के लिए कृपया इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, और फिर साथ में आपको हमारा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन करना है ना। तो अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम चलते हैं, और हर सवाल को बड़े ही इत्मीनान के साथ हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, है ना। आपका प्यार, साथ और स्नेह चाहिए। और इस मैराथन क्लास को हम शुरू करते हैं। सिंगल फेज का हमारा मैराथन सेशन चल रहा है, जो कि पहला क्वेश्चन है कि एकल कलीय मोटर को, ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करने का सबसे उत्तम उपाय निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि आपके पास एक सिंगल फेज का AC मोटर है जिसको हम सेल्फ स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ स्टार्ट करने का हम कुछ सुविधाएं बनाए हैं, है ना। तो सबसे उत्तम उपाय क्या है ये आपको बताना है। प्रेरकत्व के द्वारा हम स्टार्टिंग कर लेते हैं, या कैपेसिटर के द्वारा, या स्प्लिट फेज स्टार्टिंग के द्वारा, या फिर ये सभी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो वो है आपका कैपेसिटर स्टार्टिंग। थोड़ा इसके डायग्राम को समझते हैं, आइए, है ना। हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये चलती है रनिंग वाइंडिंग, है ना। ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है, और यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। ये कौन सी वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक कैपेसिटर लगा देते हैं लगभग 2.5 माइक्रोफैरड का, और फिर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं। फिर हम इस मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ये मोटर का रोटर रहा, ये मोटर का रोटर है, और मोटर को हम यहाँ से फेज और न्यूट्रल देना चाहेंगे, है ना। सिंगल फेज की हम यहाँ पर मोटर को सप्लाई दे चुके हैं। तो ये हमारी है रनिंग वाइंडिंग, और ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। समझिएगा थोड़ा सा कि सबसे उत्तम उपाय हम क्यों इसको कहते हैं, ऐसा कौन सा खास बात है इसमें, उसको थोड़ा सा आपको समझना है, ताकि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता रहे।
जब इसके मैं ग्राफ की तरफ जाऊंगा, करंट और वोल्टेज के ग्राफ की तरफ जाऊंगा थोड़ा सा, तो आप यहां पर देखिएगा कि जो आपकी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट चल रही है ना, वो सप्लाई वोल्टेज के आगे है या सप्लाई वोल्टेज के पीछे है ना। तो देखिएगा यहां पर आपकी सप्लाई वोल्टेज चल रही है, यह क्या है आपकी सप्लाई वोल्टेज। जो हमारी स्टार्टिंग में करंट होती है वो स्टार्टिंग करंट देखिए हमारी कहां पर होती है, यहां पर होती है ना। ये हमारी क्या है स्टार्टिंग करंट है ना IS। और जो मेन करंट वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग करंट में, इस करंट में जो हमारी इस वाइंडिंग में जो हमारी करंट चल रही है वो सप्लाई वोल्टेज से पीछे है ना। और जो मेन वाइंडिंग में करंट चल रही है, इस वाइंडिंग की जो करंट है वो भी सप्लाई करंट से पीछे ही है, लैगिंग है, लेकिन वो यहाँ पर है। इसको मैं मेन वाइंडिंग का नाम दे दूंगा। अब हमने क्या कर रखा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में देखिए कैपेसिटर लगा रखा है ताकि एक फेज और एक फेज का अंतर जो है वो पैदा हो सके। तो यही करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग का, यही वाली जो करंट है यहाँ से चल करके ये सप्लाई वोल्टेज के ये कहाँ चली जाती है, यहाँ पर। ये सप्लाई वोल्टेज से आगे चली जाती है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें 90 डिग्री का फेज अंतर उत्पन्न करना है ना। तो 70 डिग्री हमें यहाँ से मिल गया और पहले 10 डिग्री यहाँ से मिल रही थी और 10 डिग्री यहाँ से मिल रही थी, मिला करके 90 डिग्री का अंतर पैदा हो गया। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि हम मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि फेज डिस्प्लेसमेंट जो है ना दोस्तों, है ना, अंतर कला में अंतर 90 डिग्री का हमें लाना है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में। तो इस प्रकार से हम स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में हम कितना ले आ रहे हैं, 90 डिग्री का फेज अंतर ले आ रहे हैं। हालांकि 70-80 डिग्री का फेज अंतर आते ही मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग करना है तो आपको 90 डिग्री का अंतर लाना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़, इसलिए कैपेसिटर स्टार्टिंग को सबसे बेहतर मानते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका बेहतर हो जाता है। बट एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इस मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ मॉडिफाई करके इस मोटर में हम इसका 350 से लेकर के 400 तक है ना, इसके स्टार्टिंग टॉर्क को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मेरे भाई। ये बहुत ही दोस्तों आपको ऐसा बारीक मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो बैच क्लासेस में आपको मिलेंगे। ओनली कहां पर मिलेंगे, बैच क्लास में मिलेगा, है ना। इस प्रकार का यूट्यूब पे फ्री क्लास में आपको इतना डिटेल्स कहीं पर नहीं मिलने वाला है ना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि एकल कला मोटर कैपेसिटर यानी कि संधारित्र प्रारंभन विधि, है ना, संधारित्र प्रारंभन विधि से प्रारंभ करने पर मोटर से उपलब्ध टॉर्क कितना रहता है, सामान्य एवं निर्धारित बताइएगा, या शून्य या निम्न या सामान्य से अधिक। यूं समझिए कि आपके एग्जाम में यही सवाल आ गया और आपको आंसर करना है, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, सामान्य एवं निर्धारित, है ना, जितना निर्धारित किया गया है उतना, या फिर सामान्य या सामान्य से अधिक। तो हम क्या करेंगे, सामान्य से अधिक, क्योंकि हम इसमें क्या लगा रहे हैं, कैपेसिटर लगा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करने के लिए जब कैपेसिटर लगाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क को वो वृद्धि कर देता है और साथ में मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाता है ना। एक्चुअल में देखिए मोटर जो हमारी होती है ये सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, उसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको रीजन बताता हूं। जो सिंगल फेज की मोटर होती है ना मेरे भाई, ये 2 थ्योरी पे काम करती है ना। ये 2 थ्योरी पे पहली इसकी थ्योरी जो होती है उसको हम कहते हैं द्विघूर्णन, नोट करिएगा, द्विघूर्णन क्षेत्र थ्योरी, है ना, द्विघूर्णन क्षेत्र थ्योरी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, आप समझिएगा। और दूसरी जो होती है वो हमारी होती है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी।
इस दो थ्योरी पर आपका सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर काम करती है। पहला जो थ्योरी होता है ना मेरे भाई, ये क्या बताता है कि जब किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम फेस और न्यूट्रल देते हैं तो उसमें दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, दो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। कितने मैग्नेटिक फील्ड? दो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड पहला और ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरा। बट इसमें क्या होता है ना कि इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड किस नेचर का होता है? ये पल्सेटिंग है ना, ये किस नेचर का होता है? पल्सेटिंग नेचर का होता है, मतलब कि स्पंदित प्रकृति की होती है। और इसी के वजह से, इसी स्पंदित प्रकृति के वजह से हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है ना। द्विघूर्णन क्षेत्र थ्योरी क्या बताती है कि जब किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम फेस और न्यूट्रल देते हैं तो दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड स्पंदित प्रकार का होता है ना। इसलिए मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती है। क्लियर? और दूसरा जो है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्या बताती है? ये बताती है बलाघूर्ण के बारे में, है ना। किसके बारे में? बलाघूर्ण के बारे में, कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किस प्रकार का जो टॉर्क है वो डेवलप होता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है सिंगल फेज की, ये मेरे भाई दो थ्योरी पे काम करती है। कितने थ्योरी पे? दो थ्योरी पे। बताइएगा क्या आपको समझ में आ रहा है ना, है ना। इतना डिटेल वाकई में दोस्तों कोई नहीं आपको बताएगा, और आप अगर इतना दिलचस्प के साथ देख रहे हैं, इतना लगन के साथ देख रहे हैं ना, तो आप यकीनन मानिए कि इसी प्रकार से अगर आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, AC DC मोटर, सारी मोटरें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी, है ना। सारे मोटरें आपसे आने लगेंगी। मोटरों को समझना बेहद जरूरी है, मोटरों को कभी भी याद नहीं किया जाता है ना। इतनी सी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है? बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है कि कैपेसिटर एक स्टार्ट मोटर है, उसका पावर फैक्टर सामान्यतः कितना होता है ना। बार बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है और बड़ा ही सिंपल सा भी आंसर है इसका, 0.5 से 0.6। कितना? ये 0.5 से 0.6 तक इसका क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। समझिएगा थोड़ा सा, ये जो लैगिंग है ना, ये लैगिंग कहां से आती है? पश्चगामी का नेचर कहां से आता है पावर फैक्टर में? जब हमारी मोटर नो लोड पर चल रही होती है, नो लोड को हम क्या कहते हैं? शून्य भार, है ना। जब मोटर हमारी शून्य भार की स्थिति में होती है, इस समय क्या होता है कि इसमें एक करंट चलती है जिसको हम कहते हैं नो लोड करंट, और इसको हम आई नोट से प्रदर्शित करते हैं। शून्य भार की स्थिति में जो धारा चलती है आई नोट से प्रदर्शित करते हैं। इस करंट को अगर आपसे कोई पूछे कि इसका नाम क्या है, तो इसको कही जाती है दोस्तों, इसको कही जाती है मैग्नेटाइजिंग धारा, है ना, चुंबकन धारा। और इसी चुंबकन धारा के कारण जो हमारा पावर फैक्टर है वो किस नेचर का हो जाता है? लैगिंग नेचर का होता है ना। और एक बात और आपको याद रखना है कि जब आपकी मोटर स्टार्ट होती है और उस मोटर में लोड कनेक्ट होता है, तो एक्चुअल में ये होता है कि जब धीरे धीरे लोड बढ़ता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, मोटर जब चलती है अपने फुल स्पीड की ओर पहुंचने की कोशिश करती है, तो पहले पावर फैक्टर लगभग इकाई तक पहुंच जाती है, फिर धीरे 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 करके वो सेटल होती है, और जिस नेचर का उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा उतना पर आकर के वो सेटल हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, इंडक्शन की प्रकृति ज्यादा होती है, इंडक्टेंस की प्रकृति, इसलिए पावर फैक्टर कम होता है। पावर फैक्टर कम होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेवजह, है ना, बेवजह जो पावर है शक्ति हानि, बेवजह पावर की क्या होती है? हानि होना, है ना। पावर फैक्टर का डाउन होने का यही मतलब होता है, यानी कि बेवजह पावर लॉस हो रहा है आपका।
इसीलिए हम क्या लगाते हैं, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए दोस्तों कई बार हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, कैपेसिटर बैंक का, कई बार तो हम पैनल भी लगा देते हैं, कैपेसिटर पैनल। ओके, क्लियर है? चलिए, हर चीज मैं आपका क्लियर करूंगा, हर चीज। मोटर को मैं आपको सेंस करा दूंगा, मोटर को अब मैं फीलिंग के साथ पढ़ाऊंगा। मोटर में कभी भी न कोई टीचर जल्दबाजी करता है और ना ही कोई पढ़ने वाला छात्र जल्दबाजी करता है, क्योंकि जिसको सीखना है ना मेरे भाई, वो चीजों को सेंस करते हुए पढ़ेगा, तभी उसको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? नेक्स्ट है कि यदि एक स्प्लिट फेज मोटर की मुख्य एवं सहायक कुंडलियों में धाराएं क्रमशः मेन करंट तथा स्टार्टिंग करंट हो, तथा मेन करंट के स्टार्टिंग करंट मध्य कोण थीटा डिग्री हो, तो मोटर में विकसित टॉर्क किसके समानुपाती होती है? विकसित टॉर्क का मतलब क्या है? यहां पर विकसित टॉर्क का मतलब है स्टार्टिंग टॉर्क, है ना, स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क को ना एक बात याद रखिएगा आप, जो स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है, स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है, इसको ना मेरे भाई हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इससे। और जो रनिंग टॉर्क होती है, जो रनिंग बलाघूर्ण होती है ना, उसको हम कॉस थीटा से दर्शाते हैं। तो ये चीजें समझिएगा। विकसित टॉर्क का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। चलिए, क्लियर? अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल आपके लिए है कि यूनिवर्सल मोटर से संबंधित बताइएगा। बहुत ही शानदार सा सवाल है कि यूनिवर्सल मोटर किसी भी गति पर चलाया जा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? या किसी भी वोल्टेज पर चलाया जा सकता है? नहीं, जिस वोल्टेज पर मोटर को बनाया गया होगा, निर्माण किया गया होगा, उसी वोल्टेज पर। अगर सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट से ज़्यादा पर काम नहीं करेगा, है ना, तो ये तो गलत हो गया। और किसी भी गति पर हम चला नहीं सकते हैं, है ना। हमारा मन है अगर 1 लाख आरपीएम पर चलाना, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। एसी अथवा डीसी किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर ही इसी प्रकार से किया जाता है ना। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में, मेरा आपसे ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में वो कौन सी फैक्ट्री है, या फिर हम कह सकते हैं कंपनी है, जहां पर दोस्तों मोटर डिजाइन की जाती है ना, न्यू मोटर, बिल्कुल न्यू मोटर, है ना, न्यू मोटर बनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसा कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में कौन सी कंपनी है जहां पर नया मोटर, नया ट्रांसफार्मर, नया जनरेटर बनाया जाता है, बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है कि 1, 2 अथवा 3 फेजों पर चलाया जा सकता है। देखिए, फेज तो एसी में ही होता है, यहाँ पर डीसी की बात हो नहीं रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर ये काम करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट भी आपको अपने नोट्स में लिखना होगा, और नोट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर नोट करा देता हूँ। पहला नोट पॉइंट डालिएगा, लिखिएगा कि जब हम इसको एसी सप्लाई पर चलाते हैं, है ना, जब इसको एसी सप्लाई पर चलाते हैं, तो ये निम्न दक्षता पर चलती है ना, निम्न दक्षता पर चलती है। आप कहेंगे कि सर रीजन हमें बता दीजिए, हमें रीजन जानना है। तो रीजन मैं आपको बताऊंगा। कारण क्या है? तो कारण ये है कि रिएक्शन, कारण लिखिएगा रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप, जो कि सिर्फ एसी में ही होता है, डीसी में नहीं होता। डीसी सप्लाई में रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप नाम का कोई ऐसा लॉस नहीं होता है, केवल और केवल एसी में ही होती है। इसलिए ये निम्न गति पर चलती है, निम्न दक्षता पर चलती है, ठीक है ना। और जो डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई पर उच्च दक्षता व उच्च गति पर चलती है ना। ये दोनों नोट पॉइंट लिखेगा, ये दोनों के दोनों नोट पॉइंट लिखेगा। और इस मोटर का जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम है सार्वभौमिक मोटर। इसको हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मोटर, है ना। तो ये इसके नाम है,
ये इसके क्या है, नाम है। हम इस मोटर को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि ये एसी से भी चल सके, डीसी से भी चल सके। एक नोट पॉइंट और लिखेगा कि ये क्या करती है, यह मोटर निम्न आवृत्ति पर, है ना, जिसको हम कह सकते हैं निम्न फ्रीक्वेंसी पर बेहतर प्रचालन करती है ना, बेहतर प्रचालन करती है ना, बेहतर प्रचालन करती है। यानी कि जिस सप्लाई में फ्रीक्वेंसी का मान कम से कम होगा उस सप्लाई पर ये बेहतर प्रचालन करेगी। इसलिए डीसी सप्लाई पर फ्रीक्वेंसी हम इकाई मान के चलते हैं, है ना। हम निम्न भी मानते हैं, शून्य, और इकाई भी मानते हैं, क्योंकि इसमें एक ही लोड होता है जिसको हम रजिस्टिव लोड कहते हैं। और रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर हमेशा कैसा होता है, इकाई प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो हमारा एसी और डीसी का तुलना मैंने कर दिया। ओके, बताइए क्लियर है कि नहीं, है ना, बढ़िया। चलिए, सब कुछ ओके रिपोर्ट चल रहा है। सवाल हमारा 6 नंबर का आ चुका है कि एकल कलीय मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर किस प्रकार की होगी, बताइए सर। शिद्दत से बताइएगा कि स्टार्टर नहीं, यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर, है ना। यहाँ पर लिखेगा संधारित्र, है ना, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि संधारित्र की बात हो रही है। तो किस प्रकार का कैपेसिटर होता है, माइका पेपर कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या सिरेमिक कैपेसिटर, है ना। सिरेमिक कैपेसिटर तो हो नहीं सकता है और माइका कैपेसिटर हो नहीं सकता है। ये जो कैपेसिटर है हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ये ज़्यादातर काम आती हैं। तो मोटर तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया। समझिएगा, जो संधारित्र आपकी होती है ना मेरे भाई, ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र से जुड़ी कुछ तथ्य लिखेगा कि इसका काम होता है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, है ना, मोटर को स्व प्रारंभित करना। ये किसका काम है, ये इसी का काम है। और दूसरा पॉइंट छापिएगा कि मोटर का, है ना, मोटर का जो आपका प्रारंभिक बलाघूर्ण होता है, प्रारंभिक टॉर्क को बढ़ाना, ये इसी का काम है ना। और तीसरा है मोटर का शक्ति गुणांक बढ़ाना, मोटर का शक्ति गुणांक में इजाफा करना, है ना। ये नोट करिएगा, ये तीनों चीजें इसी का काम है। और एक बात और है कि जो है एक संधारित्र ये स्पार्किंग को भी कंट्रोल करती है, ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आगे। स्पार्किंग को नियंत्रित करना, ये सारा काम जो है ना, मैं एक बार और पढ़ देता हूं कि मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाता है कैपेसिटर, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है, मोटर का शक्ति गुणांक में वृद्धि करता है और स्पार्किंग को नियंत्रित करता है। ये सारा काम ना कैपेसिटर का ही है मेरे भाई, ध्यान रखना। लेकिन अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करती है। स्पार्किंग कैसे कंट्रोल करती है ना, आगे सवाल इस पर है, इससे संबंधित वो सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए बने रहिएगा। कौन सा सवाल आपके एग्जाम के लिए आ जाए किसी को नहीं पता, है ना, किसी को नहीं पता। लेकिन मोस्ट ऑफ द हम जो सवाल आपको सॉल्व करा रहे हैं ना, तो इसमें से मोस्टली सवाल वो हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जिसका चांस आने का, दोबारा चांस है आने का, ठीक है ना। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप। चलिए, नेक्स्ट है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर समान प्रतिघात का प्रेरकत्व लगा दिया जाए तब क्या होगा, बताइएगा, है ना। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि शादी के लिए लड़की देखने जब गए तो किसी और लड़की को देख के आए, और जब शादी के लिए गए, शादी करने, तो फिर दुल्हन बन के कोई और लड़की निकल गई, है ना। बताइएगा, ऐसा किसी के साथ अगर हुआ हो तो जरूर बताइएगा। वैसे ही बात यहाँ पर हो रही है कि कैपेसिटर के स्थान पर, यानी कि हमने देखने गया तो हमें क्या दिखाया गया, कैपेसिटर, और जब हम लगाने गए तो लगा क्या दिया गया, प्रेरकत्व। तो भाई ऐसे में हमें क्या करना होगा, है ना, मोटर क्या करेगी, बर्न हो जाएगी। बर्न का मतलब हो गया कि जल जाना,
है ना, इसका मतलब समझिएगा जल जाना, मोटर जल जाएगी, नहीं जलेगी तो नहीं, प्रारंभ नहीं होगी या फिर असामान्य रूप से चलेगी, नहीं प्रारंभ ही नहीं होगी। जब प्रारंभ ही नहीं होगी तो क्या सामान्य क्या असामान्य सब खत्म, कंपटीशन तो खत्म। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, प्रारंभ नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी समझिएगा। मैं आपको ना एक कैपेसिटर मोटर का रोटर बना के दिखाता हूं इस प्रकार से, और मैं क्लियर ही कर देता हूं आज, है ना, सब कुछ क्लियर ही कर देता हूं। दोबारा आपको इस सवाल से जुड़ी किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए तो भी आप आंसर सही ही करेंगे। समझिएगा, कैपेसिटर के स्थान पर क्या बोला जा रहा है, प्रेरकत्व लगा दिया जाए। मतलब कि यहां पर वाइंडिंग है हमारी, है ना, ये वाइंडिंग है और ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और इसमें कैपेसिटर की जगह पर हम क्या लगा दें, प्रेरकत्व लगा दें, ये देखिए, है ना, और ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और इस प्रकार से हम सब कुछ ओके रिपोर्ट करके ओके, ये है रोटर, और यहाँ पर फेस और न्यूट्रल हम दे दें तो क्या हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी? सवाल का आंसर होगा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो प्रेरकत्व है ये क्या करता है, प्रेरकत्व का काम होता है कि क्षणिक मान का, है ना, मैं यहाँ पर आपको नोट करा देता हूँ। प्रेरकत्व का कार्य क्या होता है, इसका काम होता है क्षणिक मान का, है ना, क्षणिक मान मतलब निम्न मान, निम्न मान वाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ये इसका काम होता है। अगर मोटर में लगा दिया जाए तो ये काम ये करेगा। और ये क्षणिक मान यानी कि निम्न मान वाली जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई है, इसमें क्या है कि अलग पॉइंट डाल के लिखेगा कि पर्याप्त मान का बलागुण, है ना, यानी कि टॉर्क उत्पन्न नहीं हो पाएगा, उत्पन्न नहीं हो पाएगा। जब ये इतना टॉर्क उत्पन्न नहीं कर पाएगा ये प्रेरकत्व कि इसका शाफ्ट घूम सके, तो फिर क्या मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी? इसीलिए मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। फिर हमने क्या किया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि इसको हमने हटा दिया, और हटा करके हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एक कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ कि जो आपकी संधारित्र है, ये संधारित्र क्या करेगा कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो टॉर्क डेवलप होगा वो टॉर्क इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इसके शाफ्ट को घुमा देगा और मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला करके क्या है कि मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी भैया, जलने वलने का कोई ऐसा मामला नहीं आएगा सामने। क्लियर है ना, जलने का ऐसा कोई मामला नहीं आएगा। क्लियर, ओके। चाहे समान मान का आप प्रेरकत्व लगा दीजिए, चाहे समान मान का आप इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर लगा देंगे तब तो सेल्फ स्टार्ट ही हो जाएगी, है ना। कैपेसिटर रजिस्टर दोनों से सेल्फ स्टार्ट होते हैं, शेडिंग रिंग से भी स्टार्ट हो जाती है आपकी मोटर, है ना। ये चीजें हैं, ओके। नेक्स्ट है भैया, सेशन को लाइक जरूर करना, काफ़ी मेहनत लग रहा है। मैराथन सेशन आपको तो पता ही है कि 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे तक चलती है ना। हमने लगातार आपके सामने खड़े रहना पड़ता है, डटे रहना पड़ता है, ताकि देखिए मैराथन एक ऐसा सेशन होता है ना जहाँ पर आपको फुल डिटेल मिलता है, जहाँ पर आपको फुल डिटेल, फुल कॉन्सेप्ट मिलता है, और लगातार क्लासें चलती रहती हैं। आपका ध्यान भी जो है ना, अगर 2.5 घंटा आप क्लास की तरफ लगा रहे हैं, इसका मतलब 2.5 घंटा जो है आपका टाइम जो है ये यूज हो रहा है, ये एग्जाम के लिए यूज हो रहा है ये टाइम, ओके। नेक्स्ट है कि एकल कलीय मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग में वाइंडिंग की संख्या, वाइंडिंग का मतलब टर्न्स की संख्या, है ना। मैं अगर आपके सामने इस प्रकार से कुछ वाइंडिंग का टर्न्स बना दूं ऐसे, और मैं आपको इसमें से समझने के लिए बोलूं कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्न्स कौन सा है, रनिंग वाइंडिंग कौन सा है ना, वही बोल रहा है। एकल कली मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग में वाइंडिंग की संख्या मुख्य वाइंडिंग के वाइंडिंग की संख्या की तुलना में समान होती है,
कम होती है, अधिक होती है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता? कैसे आप पहचानेंगे? समझिएगा, रनिंग वाइंडिंग जो होता है ना, ये मोटे तार का होता है। कैसा होता है? ये है आपका रनिंग वाइंडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य वाइंडिंग, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य वाइंडिंग। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इसको कही जाती है सहायक वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग हो गई? सहायक वाइंडिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की होती है ना, और ये जो है ये हमेशा पतले तार की होगी। अगर तार मोटा है तो टर्न्स कैसा होगा? टर्न्स होंगे कम, है ना, और तार अगर पतला है तो टर्न्स होगा अधिक। टर्न्स क्या होगा? अधिक टर्न्स होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये मोटर की रनिंग वाइंडिंग हो गई, है ना। चलिए, अगर आपसे ये बोला जाए कि भैया आपके पास ये स्टेटर है ना, ये एक क्या है? स्टेटर है, और इस स्टेटर में आपके पास ये स्लॉट्स बने हुए हैं, है ना, ये स्लॉट बने हुए हैं। तो एक स्लॉट ये बाहर बना हुआ है इस प्रकार से, है ना, ये स्लॉट है, और एक स्लॉट अंदर है। एक स्लॉट कहाँ है? अंदर है ना, ये अंदर वाली एक स्लॉट है। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं। यहां पर एक स्लॉट ये है। तो अब बताइएगा, आप स्टार्टिंग वाइंडिंग को किस में डालेंगे? बाहर वाली स्लॉट में या अंदर वाली स्लॉट में? तो प्रारंभिक वाइंडिंग जो है ना, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, सहायक वाइंडिंग, ये प्रारंभ में ही डाली जाती है। तो ये जो है ये आपकी सहायक वाइंडिंग इस पे डाली जाएगी, है ना, इस पे सहायक वाइंडिंग डाली जाएगी, और अंदर वाले पे आपकी मुख्य वाइंडिंग, इस पे आपको मुख्य वाइंडिंग डालना होगा, रनिंग वाइंडिंग डालना होगा। यानी कि स्लॉट के गहराई में हम रनिंग वाइंडिंग को डालते हैं, और स्लॉट के बाहरी वाले भाग में हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को डालते हैं। तो बताइएगा क्या होगा आंसर? कम होती है ना। क्या होती है? निम्न होती है। टर्न्स की संख्या कम होती है प्रारंभिक वाइंडिंग में। वाइंडिंग की संख्या मुख्य कॉइल के वाइंडिंग की संख्या की तुलना में कैसा होगा, है ना, तो ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपके लिए दोस्तों पेश करते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस रोटर का बलाघूर्ण उच्चतम होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही आसान सा भी सवाल है। इसका जवाब दीजिए आप कि निम्नलिखित में से किस रोटर का बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क उच्चतम होगा? तो ये होता है कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का, है ना, क्योंकि इसमें कैपेसिटर हमने लगा दिया है स्टार्टिंग के लिए। तो इसमें क्या होगा? इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है शुरू में कि हम मोटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके इसके स्टार्टिंग टॉर्क को 350 से लेकर के 400 गुना तक हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्शन मोटरें स्टार्ट हो रही हैं आज के टाइम पे, है ना। संपीड़क के लिए उपयुक्त मोटर कौन सा है बताइए? संपीड़क का मतलब मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, कंप्रेसर, है ना, इसका मतलब होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर के लिए उपयुक्त मोटर कौन सा है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर, रिपल्सन या यूनिवर्सल, है ना, रिपल्सन या यूनिवर्सल, ये होगा। कैपेसिटर स्टार्टिंग के टाइम पे भी लगेगी, कैपेसिटर रनिंग के टाइम पे भी लगेगी। इसको हम कह सकते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, है ना, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, यानी कि दो कैपेसिटर यहां पर लगेंगे,
दो कैपेसिटर का हमें जरूरत पड़ेगा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, जो कि कंप्रेसर में लगता है। देखिए कंप्रेसर का काम क्या होता है भैया, समझिएगा। इस कंप्रेसर का काम होता है कि जो एयर होती है ना, जो हवा होती है या जो गैस होती है ना, हवा या गैस के आयतन को, इसके आयतन को घटाकर, है ना, इसके आयतन को घटाकर इसके प्रेशर को बढ़ाना, है ना, प्रेशर को बढ़ाना। अभी देखिएगा इसमें ना एक मोटर यूज किया जाता है, इस कंप्रेसर में एक मोटर यूज करते हैं। उस पे रिलेटेड आगे आपको एक सवाल मिलेगा, है ना, याद दिलाऊंगा मैं आपको कौन सा मोटर है, और उस समय हम कंप्रेसर मोटर को कैसे मतलब कि स्टार्ट करते हैं, कैसे हम उसको चालू करते हैं। अगला है कि सामान्य रूप से किस मोटर की गति 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा एक ही मोटर है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल, अब डीसी मोटर की तरफ मत जाइएगा, है ना, डीसी मोटर में कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं है कि डीसी का सीरीज है, शंट है कि कंपाउंड है। ये आपकी यूनिवर्सल मोटर है। कहा जाता है कि, है ना, ऐसा कहा जाता है कि ये जो मोटर है ना, इसकी जो आरपीएम है वो 4000 से लेकर के 16000 आरपीएम तक हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बट इस मोटर में कुछ हम मॉडिफिकेशन करके हम 20000 आरपीएम भी पा सकते हैं, 20000 आरपीएम भी पा सकते हैं। अब आपको याद आता होगा कि जो वो जो घरों में ग्राइंडर होता है, मिक्सी ग्राइंडर, वो तो बहुत स्पीड से चलती है। तो दोस्तों वहाँ पर यूनिवर्सल मोटर ही लगी होती है ना, वहाँ पर यूनिवर्सल मोटर ही लगी होती है, इतना ध्यान दीजिएगा। और यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड कंट्रोल हम करते हैं ना, वो फील्ड टैपिंग एक मेथड होता है स्पीड को नियंत्रित करने का। तो जो मिक्सी ग्राइंडर होता है, उस मिक्सी ग्राइंडर में आप देखते होंगे ना एक रेगुलेटर लगी होती है, तो उस रेगुलेटर को कम ज़्यादा मतलब घुमा करके स्पीड को हम कम ज़्यादा करते हैं। तो एक्चुअल में फील्ड टैपिंग मेथड सिस्टम वहाँ पे लागू होता है इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल मोटर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल 12वां है कि शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का क्या कार्य है, बताइए, है ना। जैसे फिंगर रिंग का कार्य होता है वैसे शेडिंग रिंग का भी कार्य होता होगा। बताइएगा शेडिंग रिंग का कार्य क्या है, मुख्यतः शेडिंग रिंग का कार्य क्या है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये शेडेड पोल मोटर में ही शेडिंग रिंग लगी होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में नहीं मिलेगी आपको, न स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मिलेगी, केवल शेडेड पोल मोटर में ही शेडिंग रिंग लगाई जाती है ना। इसका काम होता है कि घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, ताकि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट हो सके, है ना, घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट करना, ये इसका काम होता है। इस मोटर का यूज दोस्तों केवल खिलौनों में ही नहीं होता, केवल टॉय में ही नहीं होता, ये वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए भी की जाती है ना। जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है हम जिसको कह सकते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसका जो है वो यूज किया जाता है। कहाँ पर, ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं चीजें इसलिए क्लियर लिख रहा हूं कि पीडीएफ आपको सही तरीके से मिल जाए, है ना, रिवीजन करने के टाइम पे आपको डाउट ना हो कि यार ये क्या आधा अधूरा सर ने लिखा हुआ है। इसलिए मैं सारे चीज लिख रहा हूं ताकि पीडीएफ आपको मजेदार मिले। इसलिए अभी भी कह रहा हूं कि ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को और हर अपडेट से रूबरू होते रहिएगा, हर अपडेट वहां पर आपको मिलता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि शेडेड पोल मोटर में इनमें से कौन सा अवयव नहीं होता, है ना, इनमें से कौन सा अवयव नहीं होता। क्या कम्यूटेटर होता है शेडेड पोल मोटर में? तो कम्यूटेटर तो डीसी में होता है, इस पे नहीं होगा, है ना। अपकेंद्रीय स्विच होता है, तो अपकेंद्रीय स्विच इसमें होता ही नहीं है क्योंकि कैपेसिटर नहीं लगा होता, तो फिर हम इसमें अपकेंद्रीय स्विच लगाते भी नहीं हैं,
कैपेसिटर नहीं लगा, मैं पहले ही बता दिया, यानी कि उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होता इसमें शेडिंग रिंग लगी होती है ना। क्या होती है इसमें? शेडिंग रिंग। अगला सवाल है आपके लिए, देखिएगा कि निम्नलिखित में से यूनिवर्सल मोटर की गति कैसी होती है? बताइए। यूनिवर्सल मोटर पे काफ़ी सवाल आते हैं, सार्वभौमिक मोटर पे काफ़ी सवाल आते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इसका आपको जवाब बहुत ज़्यादा जरूरी है देना। लोड परिवर्तन पर भी तुल्यकालिक होती है, यानी कि लोड अगर ज़्यादा इस पे करेंगे या फिर कम करेंगे तो भी इसकी गति तुल्यकालिक ही रहेगी। ऐसा तो केवल सिंक्रोनस मोटर में होता है। लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि लोड को अगर आप बढ़ाते हैं, है ना, तो गति वही रहेगी, फिर लोड को घटाते हैं तो भी गति वही रहेगी, है ना। क्या इस प्रकार आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा? इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, है ना। लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, ऐसा सही बात है, चेंज हो जाता है ना। यानी कि हमारे ऊपर अगर 10 किलो का वजन है और हम चल रहे हैं जिस स्पीड से, क्या हम 20 किलो वजन लेकर के उसी स्पीड से चल पाएंगे? कुछ तो कम ज़्यादा होगा हमारा, कुछ तो कम ही होगा हमारा स्पीड, ज़्यादा कहाँ से हो जाएगी? तो परिवर्तन तो हो रहा है ना, चेंज तो हो रही है। तो वही बात है, लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तन हो जाती है। क्या? गति। लोड परिवर्तन पर भी स्थिर रहती है। स्थिर का मतलब वही हो गया सिंक्रोनाइजिंग, तो ऐसा हो नहीं सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, कोई ऐसा चांस ही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है ये तो होगा सही। यूनिवर्सल मोटर की ये बातें होती है ना। यानी कि एक मोटर जो होता है उसके अंदर की सारी बातें दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से हम एक एक करके सीख रहे हैं। सिंगल फेज की जितने भी मोटर होती हैं, और कल जो हमारा मैराथन चलेगा वो 3 फेज इंडक्शन मोटर का चलेगा। जो सिंगल फेज को समझ गया वो 3 फेज को भी समझ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 15 नंबर का सवाल कि एक प्रतिकर्षण प्रेरण रन एकल कली मोटर किस अवस्था में प्रेरण मोटर की भांति कार्य करती है, यानी कि चलती है? कम्यूटेटर खंड लघुपतित हो जाए। अच्छा, इसको आप समझिए। यहाँ से ये आपके लिए मैंने एक चित्र लाया है ना। हमारा ये पोल है, इस पोल पर हमने वाइंडिंग लपेट दिया, लपेट करके ये देखिए सिंगल फेज का हमने सप्लाई यहाँ से दे दिया, सब कुछ कर दिया। जो रिपल्सन मोटर होता है इसमें एक होता है आर्मेचर, एक होता है कम्यूटेटर और तीसरा होता है, यानी कि एक आर्मेचर, दूसरा कम्यूटेटर और तीसरा कार्बन ब्रश। ये जो रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये कार्बन ब्रश है ना। ये क्या है? कार्बन ब्रश। और ये जो है ये क्या है? ये है आपका कम्यूटेटर, ठीक है ना। आर्मेचर, उसके अंदर कम्यूटेटर लगी हुई है। तो एक्चुअल में ये होता है कि जब मोटर आपकी चालू हो जाती है ना, मोटर आपकी चालू हो जाती है, मतलब कि जो आपका कम्यूटेटर है ना, सेगमेंट, इसी पर एक लगा होता है कार्बन का ब्रश। जम्फर तार के द्वारा इस ब्रूस को हम शॉर्ट कर देते हैं। जब हम शॉर्ट कर देते हैं ना तो ये इंडक्शन मोटर के जैसा काम करने लगती है। तो कम्यूटेटर के सेगमेंट, कम्यूटेटर को हमें क्या करना होता है? शॉर्ट सर्किट करना होता है। सॉरी जी, कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट करना होता है। किसके जरिए? कार्बन ब्रूस के जरिए। और कार्बन ब्रूस में क्या होता है? एक जम्फर तार लगी होती है ना। जम्फर तार द्वारा ये चीज़ें होती हैं। जम्फर तार के द्वारा हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। फिर ये हमारी जो रिपल्सन मोटर है, ये कुछ बुक में ऐसा लिखा होता है कि आर्मेचर को हम शॉर्ट कर देते हैं, और कुछ बुक में ऐसा दिया होता है कि कम्यूटेटर को हम शॉर्ट करते हैं, है ना। हमारे पास ऑप्शन है कम्यूटेटर को, तो हम कम्यूटेटर को मानेंगे। आर्मेचर रहता तो हम एक बार सोचते, है ना। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कम्यूटेटर को शॉर्ट कर देंगे तो भी और आर्मेचर शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट है कम्यूटेटर से और कम्यूटेटर कनेक्ट है आर्मेचर से, है ना, एक तार के द्वारा। तो वही चीजें हो गई ना कि कम्यूटेटर चाहे शॉर्ट हो चाहे आर्मेचर शॉर्ट हो, बात तो दोनों एक ही है। कान को चाहे इधर से पकड़ लीजिए या फिर यहीं से पकड़ लीजिए, पकड़ तो आप कान ही रहे हैं। तो मेन क्या है? शॉर्ट सर्किट होना। ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती? जरा एक बार बताइएगा, वो कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है? वो कौन सी मोटर है? क्या प्रतिकर्षण मोटर है? इसमें तो होती है प्रतिकर्षण मोटर में,
स्टेपर मोटर में, हिस्टैरिसीस मोटर में नहीं होती। पीछे का रीजन सुनिए, है ना, पीछे का इसका रीजन क्या है, वो रीजन आपको जरूर सुनना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भैया क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे होता है सर कि एक हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर है ना, यूं समझिए आप कि ये एक क्या है, यूं समझिए कि ये एक रोटर है ना, ये क्या है, एक रोटर है। ये रोटर बिल्कुल चिकना है, इस पे स्लॉट बने नहीं है, और स्लॉट नहीं बने हैं तो इस पे वाइंडिंग भी नहीं लपेटी जाएगी, है ना, वाइंडिंग नहीं लपेटेंगे हम। तो क्या करते हैं हम, इस रोटर के चारों तरफ हम उच्च हिस्टैरिसीस गुण रखने वाले पदार्थ के बने हम कुछ छल्ले यहां पर डाल देते हैं, है ना। इस छल्लों का गुण क्या है, उच्च हिस्टैरिसीस, है ना, उच्च हिस्टैरिसीस गुण वाले पदार्थ से बने छल्ले, गुण वाले पदार्थ से निर्मित, है ना, निर्मित छल्ले, ठीक है ना, ये छल्ले हैं। इन छल्लों में क्या जनरेट होता है, इन छल्लों में जनरेट होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से फिर यहां पर करंट फ्लो होती है ना, करंट प्रवाहित होने लगती है, और यही करंट इस रोटर को उत्तेजित करती है। रोटर को क्या करती है, ये एक्साइट करती है। एक्साइट कैसे करेगी, इस करंट से। ये करंट कहां से आया, ये करंट आया इस छल्ले से, है ना। तो हम कैसे इनडायरेक्ट रूप से इसको उत्तेजित कर रहे हैं रोटर को, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका प्रक्रिया होता है। बाकी आगे की चीजें सब वैसे ही होता है जैसे एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में होता है ना। दोबारा सुनिएगा, एक रोटर है जो कि हिस्टैरिसीस मोटर का है, और ये ऐसे पदार्थ से बना हुआ है ना जिसमें यूं समझिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ का बना हुआ है, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है ना, और इसके ऊपर स्लॉट भी नहीं बना हुआ है, तो हम वाइंडिंग भी नहीं डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ हम उच्च हिस्टैरिसीस गुण रखने वाले पदार्थ से निर्मित छल्ले रख देते हैं, और इसी छल्ले में ईएमएफ जनरेट होता है। और ईएमएफ जो जनरेट होता है, कहने का मतलब मेरा ये है सर कि जो छल्ले हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के कॉन्टेक्ट में होंगे, और उसी चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करेंगे, और इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, जिससे करंट फ्लो होगा। इस करंट से एक्साइटेड हो जाएगा हमारा रोटर, है ना, और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो ऐसा एक ही रोटर है जिसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर। इस पे वाइंडिंग नहीं होता है, इसमें वाइंडिंग नहीं होता है। आई होप कि दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको जो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ये लगभग 3 से 4 बुक का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। 3 से 4 बुक का दोस्तों निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं इस मैराथन सेशन में, है ना। तो वही वाली बातें हैं ना कि वही वाली बातें हैं दोस्तों कि जो चीज़ें बैच में आपको मिलती है ना, जो चीज़ें पैसे से आपको मिलती है ना, जिसके लिए आप अपना घर गांव छोड़ करके कहीं दूर इंस्टीट्यूट में, दूर कोचिंग में जा करके पढ़ते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं करते तो ऑनलाइन बैच परचेस करते हैं, पैसे देते हैं, है ना, तब जा करके ये चीज़ें आपको मिल पाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इसको देखते रहिएगा और अपना जो है ये तैयारी मजबूत करते रहिएगा। अगला सवाल हिस्टैरिसीस मोटर पर ही है कि हिस्टैरिसीस मोटर की रोटेशन की दिशा किस पर डिपेंड करती है, बताइएगा। हिस्टैरिसीस मोटर की घूमने की दिशा किस पर निर्भर करती है? क्या हिस्टैरिसीस हानियों पर करती है? नहीं करती है ना। रोटर की चुंबकीय धारणशीलता पर करती है? चुंबकीय धारणशीलता नहीं। इस मोटर का ऐसा रोटर होता है जिसमें गुण होता है अनुचुंबकीय पदार्थ वाला। स्टेटर की चुंबकशीलता मुख्य पोल के सापेक्ष शेडेड पोल की स्थिति, है ना, मुख्य पोल के सापेक्ष शेडेड पोल की स्थिति पर यह निर्भर करती है इसकी दिशा। अब आप कहेंगे सर शेडेड पोल कहां से आ गया, शेडेड पोल कहां से आ गया? तो ये शेडेड पोल की थ्योरी पे काम करता है हिस्टैरिसीस मोटर, ये समझिएगा। हिस्टैरिसीस मोटर का जो काम करने का जो सिद्धांत है वो शेडेड पोल थ्योरी पर है ना, इसी पर ये काम करता है। ओके, चलिए सेशन को लाइक जरूर करिएगा और
शेयर अपने दोस्तों तक इसको साझा जरूर करिएगा। अभी एमपी में लाइनमैन की भी वैकेंसी आने वाली है ना। 43,000 पदों पर जो है ये विज्ञप्ति जारी होने की ऐसी संभावना बताई जा रही है। पेपर के कटिंग्स, न्यूज़ के कटिंग्स में ये चीज़ें, खबरें आपको हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो जिसमें इकट्ठा 1000+ पद जो हैं वो लाइनमैन के हैं, असिस्टेंट लाइनमैन के हैं, जो कि आईटीआई वालों को दोस्तों एलिजिबिलिटी मिलती है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप लोगों के लिए उस उद्देश्य से भी ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी बिहार विद्युत विभाग में अभी टेक्नीशियन का एग्जाम होना ही है, वो तो हमारा टारगेट ही है। तो सारे देखिए, कहते हैं ना कि देखने का नजरिया बदल दो। देखने का नजरिया आप जब बदल देंगे ना दोस्तों, तो ये चीजें देखिए सही है कि अगर आप जैसे कि इस मोटर को पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल मोटर को पढ़ रहे हैं, तो क्या बिहार विद्युत विभाग में यूनिवर्सल मोटर कोई अलग होता है, या फिर एमपी के लाइनमैन में क्या विद्युत मोटर अलग होती है? चीजें सब वही हैं, चीजें सब वही हैं, कुछ भी अलग यहां पर नहीं है। बस सिलेबस किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, फर्क इतना ही है ना। सवाल की तरफ आगे आते हैं कि आजकल बड़े स्तर पर घरेलू प्रयोग के लिए कौन सी मोटर बनाई जा रही है, यानी कि घरों में यूज करने के लिए, है ना, घरों में, हाउस होल्ड में यूज करने के लिए यूनिवर्सल टाइप मोटर, या फिर स्टेपर टाइप मोटर, या फिर कैपेसिटर मोटर। तो सबसे ज़्यादा तो कैपेसिटर मोटर ही बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे कि जो हमारे घरों में ब्लॉक है ना, मोनो ब्लॉक मोटर होती है, वो भी कैपेसिटर टाइप ही मोटर होती है। अगला सवाल और बिल्कुल नया सवाल, फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर किसे कही जाती है? बताइए। फ्रैक्शनल हार्स पावर, है ना, फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटरें किसे कहते हैं? 1 bhp से कम क्षमता वाली, या 0 bhp से 1 bhp तक की, या 2 से 5 bhp तक की, या फिर 10 से 15 bhp तक की। फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर किसको कहते हैं? जिस मोटर की क्षमता 1 bhp से भी कम होती है, 1 ब्रेक हार्स पावर से भी कम होती है ना, 1 ब्रेक हार्स पावर से भी कम होती है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर। यानी कि मुझे ख्याल आ रहा है कि जो शेडेड पोल मोटर होती है ना, वो निम्न क्षमता की बनाई जाती है ना। जो शेडेड पोल मोटरें होती हैं वो निम्न क्षमता वाली बनाई जाती हैं, जैसे कि 0.004 HP तक की मोटरें होती हैं, और फिर आपकी 0.16 HP तक की मोटरें होती हैं। ये बहुत लो ग्रेड की मोटरें हैं। लो ग्रेड कहें तो निम्न क्षमता वाली मोटरें हैं, और इसको हम फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर कह सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर कह सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर होती है ना, इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है 1.5 वोल्ट, है ना, 1.5 वोल्ट होती है। और केवल फ्रैक्शनल मोटर, जो फ्रैक्शन मोटर होती है, ये फ्रैक्शन मोटर आपका 230 वोल्ट इसकी क्या होती है? इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है ना। वोल्टेज आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन मोटर की वोल्टेज रेटिंग, तो 230 वोल्ट, और फ्रैक्शनल हार्स पावर जो मोटर होती है ना, वो 1.5 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है। और बाकी 1 bhp से कम की जो मोटर होती है उसको हम फ्रैक्शन मोटर कहते हैं। तो जनरल तौर पर जो हम यूज करते हैं वो कौन सी मोटर है? वो फ्रैक्शन मोटर है, वो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे घरों में टुल्लू यूज किया जाता है, छोटा होता है ना टुल्लू, 0 पावर का जिसको कहते हैं, वो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में आती है ना। नेक्स्ट है कि सिंगल फेज मोटर के सप्लाई टर्मिनल बदलने पर मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, है, मैं इसको पूरा कर देता हूं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो सप्लाई टर्मिनल बदलने पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
बदल जाएगी या मोटर खराब हो जाएगी, है ना। डीसी की तो है नहीं कि पोलरिटी चेंज हो जाएगा तो निपट जाएगी, मोटर तो खराब नहीं होगी। देखिए नहीं बदलेगी या बदल सकती है, तो नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? कारण ये है कि आप जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना मेरे भाई, है ना, अगर आपको बदलना ही है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलिए ना, है ना, सही काम करिए ना, तब जाकर के सही काम होगा। बेईमानी से बेईमानी ही होगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को आपको क्या करना है? बदलना है ना, बदलना है, तब जाकर के क्या होगा? मोटर अपना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को क्या करेगा? चेंज करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो संधारित्र है ना, जो कैपेसिटर है, इस संधारित्र की ध्रुवता नहीं चेंज होनी चाहिए, है ना, ध्रुवता नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। अगर इसकी ध्रुवता बदल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर इसकी ध्रुवता बदल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि संधारित्र की ध्रुवता नहीं बदलनी चाहिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज कर दो आप, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन सप्लाई टर्मिनल्स को आप चेंज करेंगे तो कभी भी नहीं होगी चेंज। सप्लाई टर्मिनल को चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं होगी। कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर में मेन वाइंडिंग कैसी होती है, मुख्य वाइंडिंग कैसी होती है बताइएगा। तब से मैं चित्र बना दे रहा हूं। है ना, मुख्य वाइंडिंग कैसी होती है ये आपको बताना है, बताइएगा। इसकी मुख्य वाइंडिंग कैसी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 3-4 ऑप्शन है। आप सभी ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखिएगा तैयार हो चुका मेरा। क्या है? कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन मोटर की मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग का मतलब क्या है? रनिंग वाइंडिंग से, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रनिंग वाइंडिंग से। तो रनिंग वाइंडिंग कैसी होती है? मोटे तार की होती है ना, मोटे तार की होती है। और रनिंग वाइंडिंग को हम अंदर वाले पे डालते हैं, है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आर, ये क्या हो? रनिंग वाइंडिंग, और यस लिख दे रहा हूं ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये क्या है? स्टेटर वाला भाग, है ना। ये क्या है? मोटर का स्टेटर वाला भाग है। तो स्टेटर में जो स्लॉट बने होते हैं 2 राउंड में बने होते हैं। जो ऊपर का पहला राउंड होता है उस पर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग डालते हैं और अंदर वाले भाग पे हम रनिंग वाइंडिंग को डालते हैं। तो अब आइए इधर, रनिंग वाइंडिंग कैसी होती है? मोटे तार की होगी और निचले वाले स्लॉट में डाली जाएगी। मोटी तार तथा स्लॉट के निचले की ओर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम, रेजिस्टेंस कम और इंपीडेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस कम और इंपीडेंस का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। हम कह सकते हैं इंडक्टेंस का भी मान ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मेन वाइंडिंग जो होता है ये हमेशा मेन वाइंडिंग में जो करंट चल रही होती है वो सप्लाई वोल्टेज से नीचे होती है। मैं आपको फिर से दोबारा याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपका सारा चीजें क्लियर हो सके, है ना। यहाँ पर चल रही है सप्लाई वोल्टेज और यहाँ पर आपकी क्या रहती है? बिना कैपेसिटर का मेन करंट, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट चलती है और यहां पर चलती है आपकी मेन वाइंडिंग का करंट, है ना। यहां पर मेन वाइंडिंग का करंट, देखिए ये हमारी मोटर है ना। ये मोटर का सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ पर हम कैपेसिटर लगा दें, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दें इस प्रकार से, और फेज और न्यूट्रल दे दें, है ना। ये रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। इस रनिंग वाइंडिंग में जो करंट चल रही है ना उसकी बात हो रही है, और रनिंग वाइंडिंग को ही हम मेन वाइंडिंग कहते हैं, और मेन वाइंडिंग पर ही आधारित ये सवाल है। तो जो रनिंग वाइंडिंग में करंट चल रही है तो वो है हमारी, ये है रनिंग वाइंडिंग, और इसमें जो करंट चल रही है वो सप्लाई वोल्टेज से किस नेचर में है? वो लैगिंग में है। ये किस नेचर में है? लैगिंग नेचर में है, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस का मान ज्यादा है। इंडक्टेंस का मान इसमें बहुत ज्यादा है ना। क्यों? मोटी तार है। तार कैसी है? तार का मान मोटा है, और मोटा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा अधिक चलेगी, और धारा अधिक चलने से इंडक्टेंस का गुण ज्यादा यहां पर आ जाता है ना। ये बात होती है।
और देखिए बिना कैपेसिटर का भी स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो करंट है वो सप्लाई वोल्टेज से कम लैग कर रहा है, लैग तो कर रहा है लेकिन कम कर रहा है ना, ये बात है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा और चीज़ों को सेंस करते हुए पढ़िएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और जहाँ पर नहीं आएगी दोस्तों, हमारे ग्रुप में आप कमेंट करिएगा कि सर आपका इस मैराथन सेशन का फला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, आप दोबारा बताइएगा, हम आपको बताएंगे। जेट पंप तथा सबमर्सिबल पंप क्या है? वेन पंपों की किस्म है, वेन पंप की किस्म है, या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप की किस्म है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप की किस्म है, या कैपेसिटर पंप की किस्म है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की किस्म है ना। सबमर्सिबल पंप जो होते हैं ये नीचे जमीन की बहुत अधिक गहराई से 150, 200, 400 फीट की गहराई से ये पानी निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट है छत वाले पंखे, जिसका स्वीप है वो 1400 mm है। इसके लिए मोटर की रेटिंग कितनी होनी चाहिए? हम जनरली क्या पढ़ते हैं यार कि जो सीलिंग फैन की मोटर होती है वो लगभग 60 वाट की होती है, ये पढ़ते हैं। तो वही बोल रहा है कि 1400 mm ये है। संभवतः छत का जो पंखा होता है उसका स्लिप जो है, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, स्वीप जो होता है 1400 mm की होती है जनरली। उसके लिए 60 से 100 वाट रेटिंग की मोटर यूज़ करते हैं। तो अब देख लीजिए 60 से 100 का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप 50 से 70 की ओर जा सकते हैं, है ना। इतने वाट रेटिंग का इसमें जो है मोटर लगाई जाती है और ये आराम से 3 पंखियों को घुमा देती है। अगला है कि सिंगल फेज की 1 bhp से 2 bhp मोटर के लिए स्टार्टर कौन सा प्रयोग किया जाता है? इसके लिए तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और जो आपका ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इस स्टार्टर में एक कमी भी है कि ये क्या करता है कि लाइन वोल्टेज को, है ना, ये लाइन वोल्टेज को कम नहीं करता है ना, कम नहीं करता है, ये लाइन वोल्टेज को कम नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और ये लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि एक ऐसा केस है जो 40 HP तक की मोटर को ये चला सकती है। लेकिन केस एक ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है कि आपकी जो मोटर है ना मेरे भाई, वो 8 से 10 दिन तक वो लगातार चलाना हो, है ना, लगातार चलाना हो, तब यही डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 40 HP तक के मोटर को चला सकता है। लेकिन 8 से 10 दिन तक लगातार आपका मोटर चलना चाहिए उस केस में, है ना, नहीं तो मोटर खराब हो जाएगी। टेबल फैन की मोटर में कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होता है? तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये तो 2 से 25 माइक्रोफैराड तक का जो होता है वो कैपेसिटर हमारी यूज होती है इसमें, है ना, और 60 से 70 रुपए की मार्केट में आ भी जाती है। फिर टेबल फैन के घूमने की दिशा तथा सीलिंग फैन के घूमने की दिशा, ये है जबरदस्त वाला सवाल, ये है बहुत ही बिंदास वाला सवाल, है ना, जो आपके हर जगह काम आएगा। टेबल फैन के घूमने की दिशा कैसी होती है? पूर्वी ध्रुव या पश्चिमी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव? तो ये उत्तरी ध्रुव होता है। टेबल फैन उत्तरी ध्रुव और फिर सीलिंग फैन दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी और उत्तरी को लेकर के ना बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। दक्षिणी का मतलब मैं आपको बताता हूं, दक्षिणी का मतलब ये होता है कि उल्टा घूमना, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम कह सकते हैं कि घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा, है ना, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज दिशा होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा, ये दक्षिणावर्त, ये किसके लिए है? सीलिंग फैन के लिए है। लेकिन इसमें भी एक केस है, केस फर्स्ट, यानी कि स्थिति फर्स्ट जो है, इसमें क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में, सर्दियों में कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना,
एंटी क्लॉक वाइज ये सर्दियों के मौसम में सीलिंग फैन को घुमाना चाहिए, और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों में क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, है ना, क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। सर्दियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए नीचे की हवा को ये ऊपर की तरफ उठाए और फिर खिड़की दरवाजे के माध्यम से ठंड को बाहर फेंक दे। और गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में हवा चाहिए ना, एक कमरा के अंदर हवा होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर हवा को वो क्या कर रहा है, हवा को फैलाता है चारों तरफ, मतलब हवा खींच करके रूम के अंदर फैलाता है, और ये फैला तभी सकता है जब ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, यानी कि सही डायरेक्शन में घूमेगा। तो सर्दियों के समय ये केस होता है और गर्मियों के समय में ये केस होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ये मैं दक्षिणी ध्रुव का बता रहा हूँ, मतलब जो सीलिंग फैन घूमती है। अब आ जाइए टेबल फैन, है ना। तो उत्तरी ध्रुव का मतलब हो गया कि सही दिशा में घूमना, है ना, क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के घूमने की दिशा में, है ना, जिस दिशा में घड़ी घूमती है आपकी, इस दिशा में, तो इस दिशा में इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो घड़ी के घूमने की दिशा यानी कि सीधी दिशा, हम ये कह सकते हैं, है ना, सीधा इस दिशा में ये क्या है हमारा, ये सीधा, है ना। घड़ी इस दिशा में नहीं घूमती है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये है हमारी क्लॉकवाइज। तो इस दिशा में टेबल फैन घूमती है और इस दिशा में सीलिंग फैन घूमती है। चलिए, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो अगला सवाल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करती है जो उस गति अथवा मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे, यानी कि डेल फाई प्लस डेल टी अगर परिवर्तन का विरोध कर रहा है तो विरोध करने के लिए टाइम भी तो चाहिए, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना। विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ईबी बराबर, यह नियम कौन सा है, -n इंटू, ये क्या बन गया आपका, लेंज का नियम तैयार हो गया। ये लेंज का नियम के बारे में बोल रहा है, बैक ईएमएफ बराबर -n इंटू डेल फाई बटा डेल टी, है ना। जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, बोल रहा है ना कि ये चुंबकीय पुंज परिवर्तन, तो जो परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होने में समय, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला बन गया ये लेंज के नियम को रिप्रेजेंट कर रही है। जूल का नियम क्या कहता है, इसका नियम कहता है भैया H बराबर I² RT, ओके। ओम का नियम क्या कहता है, इसका नियम कहता है V = IR। फैराडे का नियम कहता है कि E बराबर -n इंटू डेल फाई m बटा डेल टी, है ना। तो ये चारों नियम के जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से कुछ है। ये इस पर कोई हीट जनरेट के लिए काम आता है, तो कोई मोटर में ये जो प्रेरित हो रहा है विद्युत वाहक बल, उसको ज्ञात करने के लिए काम आता है, कोई फैराडे के नियम के लिए काम आता है ना। एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट, छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान कितना होता है। बहुत लॉजिक सा सवाल है। ऐसे सवाल ना आपको एग्जाम में, ऐसे सवालों की धज्जियां उड़ाना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है आपको कि सेकेंडों में आपको टाइम यहाँ ना लगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना वो कम से कम 45 से 50 सेकेंड का टाइम आपको मिलता है एग्जाम में, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता है ना। और ऐसे सवालों को आपको 5 सेकेंड में उड़ा देना है। आंसर क्या होगा, 100 माइक्रोफैरड से कम। 100 माइक्रोफैरड से कम जो होता है वही होता है कैपेसिटर का मान। नेक्स्ट है, छत के पंखे का एक समूह जीर्णोद्धार का मतलब क्या हो गया, मरम्मत करना, पूर्णतः मरम्मत करना। छत के पंखे का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाया गया, है ना, मरम्मत करने के बाद दोबारा फिट किया गया। इनमें से दो पंखों में डगमगाहट पाई गई। इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। घूर्णक की स्थिति बदल गई,
यानी रोटर का पोजीशन चेंज हो गया क्या, या फिर पंखे का रोटर ही बदल गया। तो इससे तो ये मतलब हुआ कि पंखे को, हो सकता है पंखा हमारा जाम चल रहा हो तो हम रोटर भी बाहर निकाल दिए, ग्रीसिंग वगैरह करके फिर हम फिट किए। तो हमने क्या किया, दूसरे पंखे का रोटर दूसरे में लगा दिया, पंखे की बीरिंग बदल गई। बीरिंग बदलने से ऐसा नहीं होगा, जाम चलेगी लेकिन डगमगाएगी नहीं। पंखे की फलक बदल गए, आंसर क्या होगा, पंखे का घुड़क ही चेंज हो गया, है ना, इसलिए डगमगाहट हो रही है। पंखे की फलक बदल गई यानी कि उसकी पत्तियां चेंज हो गई। देखिए पत्तियां चेंज होने से ये दिक्कत हो सकती है लेकिन कोई खास दिक्कत नहीं होगी। पत्तियां जब हल्की मुड़ जाएं, है ना, हल्की अगर तिरछा हो जाए, टेढ़ी हो जाए, तब ऐसा होता है। लेकिन अगर फलक ठीक ठाक है तो फिर डगमगाहट नहीं होगी। और रोटर अगर चेंज हो गया पंखे का तो फिर ये 100% ये दिक्कत आएगी, है ना। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। प्रतिकर्षण प्रवृत्ति प्रेरण मोटर यानी रिपल्सन मोटर जो होता है, इसको चलाते समय ब्रुश टर्मिनल लघुपथित होकर दिक् परिवर्तन पर रहेंगे। ये मतलब सिचुएशन क्या होता है ये समझिए। क्या होता है कि रिपल्सन मोटर क्या होता है ना, जैसे कि देखिए ये क्या है, इसका रिपल्सन मोटर का आर्मेचर है ना। इस आर्मेचर पर इस प्रकार से कॉपर के बने छल्ले होंगे, है ना, कॉपर के बने इस प्रकार से छल्ले होंगे। और यहाँ पर कार्बन ब्रुश होता है, यहीं पर क्या लगी होगी, इस प्रकार से कार्बन ब्रुश होती है ऐसे, है ना। इस कार्बन ब्रुश को हमें क्या करना होता है, एक जम्फर तार के जरिए हमें इसको शॉर्ट करना होता है ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मोटर है, जब मोटर 75% स्पीड पा ले उस समय क्या करें, उस समय जो इस कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रुश लगे हुए हैं, है ना, ये कार्बन ब्रुश लगे हुए हैं, ये कार्बन ब्रुश क्या करें कि कार्बन ब्रुश इस कम्यूटेटर से उठ जाएं, है ना, कम्यूटेटर से क्या हो जाए, हट जाएं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कम्यूटेटर चलता रहता है तो कार्बन ब्रुश अगर उसी पे चिपके हुए हैं ना तो वो घिसने लगते हैं। इसलिए हमने एक ऐसा व्यवस्था बनाया कि जब कम्यूटेटर शॉर्ट सर्किट हो जाए उसके बाद ये जो कार्बन के ब्रुश हैं ये बिल्कुल हट जाएं, ये बिल्कुल उठ जाएं, उससे थोड़ा सा दूर चले जाएं, है ना, ताकि संपर्क हट जाए तो फिर घिसे ना, है ना। इसलिए ब्रुश को क्या कर दिया जाता है, उठाया जाता है। तो इसमें उठाने की बात कह नहीं रहा है, दिक् परिवर्तक से उठेंगे। हाँ, कम्यूटेटर से कार्बन ब्रुश उठ जाता है थोड़ा सा, यांत्रिकता के जरिए लघुपथित होंगे नहीं, परिवर्तक से उठेंगे, यांत्रिकता के दिक् परिवर्तक लघुपथ होंगे, है ना, यही सही होगा। यानी कि ये मैकेनिकल रूप से क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा सिस्टम रहता होगा, जब मोटर को हम अंदर से खोल के देखेंगे तो पता चलेगा, कुछ ऐसा प्लंजर वगैरह रहता होगा, उठाने का सिस्टम कुछ होगा, है ना, ताकि उठा देते हैं हम, ये बात है। नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व निर्धारित अवस्थाओं में प्रचलित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचालित होने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समय विलंब रिले के एक रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए इस मोटर में जो रिले हम प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, रिले, ये होती है हमारी रिले। हम इसको पीटीसी रिले कह सकते हैं, शॉर्ट में पीटीसी रिले। तो ये रिले जो होती है ना, ये तापी रिले होती है। ये कौन सी रिले होती है, तापीय रिले होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए हम 34 नंबर तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। 55 सवाल हैं आज के मैराथन में, है ना, 55 सवाल। एक कार्बन ब्रुश का संपर्क क्षेत्र, अब देखिए हल्का सा न्यूमेरिकल है, 2 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि करंट तीव्रता यानी कि करंट डेंसिटी का मान इतना है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J बराबर I/A, है ना। करंट डेंसिटी, अब देखते हैं ये फॉर्मूला यूज होता है कि नहीं। करंट डेंसिटी का मान 7 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो यह कितना धारा प्रवाह करेगी, है ना। तो फॉर्मूला यहाँ से बनाइएगा आप, I बराबर हो जाएगी J गुणे A, ये फॉर्मूला सेट हो जाएगी, है ना। तो I बराबर J कितना है, 7 गुणे 2 हो जाएगी, है ना, बराबर 14 एम्पियर। आंसर किस में है, 4.5, 7, 14, ये है 1.4। तो 14 एम्पियर जो है ये सही आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें टाइम की भी बचत होगी। अगर फॉर्मूला याद रहा तो 7 दूना 14 करके आंसर करके आप निकल जाएंगे आगे। ओके, चलिए आगे का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मोटर का रोटर है जिसको शून्य चुंबकीय परमिएबिलिटी और नॉन चुंबकीय पदार्थ के छल्ले द्वारा निर्मित किया जाता है ना। तो हिस्टैरिसीस मोटर तो है, ये सभी को पता है, हिस्टैरिसीस सभी में दिया हुआ है, लेकिन परिधात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर की ये बात कर रही है। मैंने बताया ना कि एक रोटर है, दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक रोटर है ना, ये एक रोटर है। इस रोटर में जब वाइंडिंग लगी नहीं है तो हम कैसे इसको एक्साइट करेंगे, तो इस एक्साइट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, नॉन चुंबकीय पदार्थ के छल्ले, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इस पे छल्ले लगा दिए इस प्रकार से, और इसी छल्ले में जब ईएमएफ जनरेट होकर के करंट चलती है तो फिर इसी करंट द्वारा ये रोटर एक्साइट होता है ना। ये रोटर क्या हो जाती है, उत्तेजित होती है ना। इस प्रकार से इसका कार्य प्रणाली होती है। जब इसको हम अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाएंगे तो फिर और डिटेल के साथ आपको बताएंगे, है ना। अब केंद्रीय स्विच रोटर गति के कितने प्रतिशत गति पर संयोजन से अलग हो जाती है, यानी कि कनेक्शन से अलग हो जाती है। किस कनेक्शन से अलग हो जाती है, ये सहायक वाइंडिंग से, है ना। ये सहायक वाइंडिंग से जो है ये अलग होती है 75%। अब एक बात यहाँ पर और आती है कि 75% स्पीड अगर मोटर प्राप्त कर ली फिर भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट नहीं करता, तो क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। क्या होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। कभी भी रनिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर को नहीं लगाते हैं, है ना। रेलगाड़ी या रेल यात्री कोच में पावर सप्लाई जैसे कि बिजली और पंखे के लिए होती है, सही बात है, तो वो कौन सी होती है, एसी होती है, डीसी। सिंगल फेज 20,000 वोल्ट यानी 20 केवी का और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई होती है, या फिर सिंगल फेज 25 किलो वोल्ट वाली सप्लाई होती है, या फिर 3 फेज का 415 वाली होती है, 50 हर्ट्ज वाले, है ना। तो इसमें दोनों आंसर सही होगा, ऑप्शन सी और डी दोनों होगा। कैसे कि जो डीसी सप्लाई होती है जनरल बोगी में होती है ना। किसमें, जो जनरल बोगी होती है इसमें होती है डीसी सप्लाई 110 वोल्ट की, और इसका उद्देश्य होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करना, है ना। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आवेशित करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आवेशित करना इसका काम होता है। लेकिन जो होती है आपकी एसी वाली बोगी उसमें एसी लगी होती है और एसी 3 फेज सप्लाई वाली होती है, जिसमें 415 वोल्ट की सप्लाई जाती है 50 हर्ट्ज वाली, है ना। तो एसी काम करती है। तो दोनों इसमें होंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। और 25 किलो वोल्ट की सप्लाई इस पर आती है। इसके इंजन में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उस ट्रांसफार्मर में 25,000 वोल्टेज आती है। उस 25,000 वोल्टेज को हम रेक्टिफायर सप्लाई के द्वारा एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वही डीसी पावर कंट्रोल हो करके जनरल बोगी में आती है मेरे भाई, है ना। और फिर हम लोग जैसे उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं। और डीसी मोटर भी लगी होती है तो डीसी मोटर को सप्लाई जाती है वहीं से। अगला नेक्स्ट है कि एकल कली मोटर की शुरुआती तथा रनिंग वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल एंगल कितनी होती है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है। कुल मिलाकर के ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई,
है ना, कैपेसिटर के साथ में, और ये सारी चीज़ें, और ये हो गई हमारी रनिंग वाइंडिंग। तो वैसे तो देखिए, वैसे तो देखा जाए तो हमें ये है रनिंग और ये है स्टार्टिंग। वैसे तो देखा जाए तो कुछ हमें फर्क नहीं दिख रहा है ना। हमें वैसे 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल होता तो 90 डिग्री का एंगल, लेकिन मैकेनिकल नहीं होता, हमें मैकेनिकली दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल रूप से पूछा जा रहा है ना, इलेक्ट्रिकली डिग्री पूछी जा रही है, तो ये 90 डिग्री की होती है। यानी कि मोटर को अगर आपको सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो फिर जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट चल रही है, इन दोनों के बीच में जो फेज का अंतर होता है वो आई थिंक 70 से ज़्यादा होना चाहिए। 70 डिग्री का होगा तो भी आपका मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन टॉर्क वहाँ पर बहुत कम रहेगा। 90 डिग्री में सेल्फ स्टार्ट बढ़िया तरीके से होगी, झटके के साथ हो जाएगी मोटर, और टॉर्क भी अच्छा देगा, शुरुआती टॉर्क। कुछ पावर फैक्टर भी ठीक ठाक हो जाती है, सॉरी, है ना। मुख्य कारण क्या है, जिस वजह से हिस्टैरिसीस मोटर का इस्तेमाल टेप रिकॉर्डर में किया जाता है, साथ ही साथ रिकॉर्ड प्लेयर में भी किया जाता है। बताइएगा किस कारण से हिस्टैरिसीस मोटर का यूज किया जाता है ना। अब केंद्रीय स्विच की कोई आवश्यकता नहीं होती इस कारण से, यह बहुत ही सस्ती होती है, या इसकी गति सभी लोड पर स्थिर तो नहीं हो सकती। हमने देखा ये पिछले क्वेश्चनों में, एडी करंट नहीं पाया जाता। सस्ता तो हो ही नहीं सकता ये मोटर। अब केंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, बट दूसरी बात ये भी है कि इसके ना रोटर में कोई स्लॉट नहीं होते हैं, कोई वाइंडिंग नहीं होती है, जिससे कोई आवाज़ नहीं निकलती है। इसलिए रिकॉर्डिंग के लिए हम इस मोटर को चुनते हैं, बहुत ही अच्छा मोटर है ना। बिना आवाज के ये मोटर चलती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के घुर्णक पर वाइंडिंग लपेटने का मुख्य उद्देश्य बताइए। मुख्य उद्देश्य बताइए। ये देखिए वाइंडिंग आर फेज, वाई फेज, है ना, और ये बी फेज, 3 फेज है, स्टार में कनेक्ट है, और यहां से उठ करके आई आर वाई बी, 3 स्लिप रिंग लगे हुए हैं, 3 स्लिप रिंग लगी हुई है ना। ये क्या है, ये है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग के जरिए यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये कनेक्ट है। ऐसा सब कुछ करने से क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाती है। स्टार्टिंग टॉर्क के साथ में इस मोटर का जो शक्ति गुणांक है ये बढ़ जाती है ना, शक्ति गुणांक बढ़ जाती है। ये देखिए ऊपर एरो का निशान बना रहा हूं, इसका मतलब वृद्धि हो रही है ना। और प्लस में लिखिएगा कि दक्षता इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। रेजिस्टेंस के कारण पावर लॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, बट सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाती है, ये इसकी खास बात है। घरेलू मिक्सर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सर्व प्राथमिक है। मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ याद आ रही होगी मेरी बातें। घरेलू में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, उसमें हमेशा यूनिवर्सल मोटर ही लगी होती है, और किसी मोटर के बारे में सोचिएगा भी मत, है ना। और कोई मोटर नहीं लगी होती है, सदैव यूनिवर्सल मोटर को ही हम यहाँ पर लगाते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया, AC DC दोनों सप्लाई पर चलता है। जब हाई स्पीड से चलती है ना, तब आप उसमें मसाले डालते हैं तो वो आसानी से पाउडर बन पाता है मसाले का, नहीं तो नहीं बन पाता। चलिए, मसाले पीसने से नाम, उसी नाम से क्वेश्चन भी आ गया कि पिसाई करने वाली मोटर के ग्राइंडिंग व्हील को यदि विपरीत दिशा में घुमाया जाए, उल्टा घुमाया जाए, है ना, अगर इस दिशा में चल रही है क्लॉकवाइज में, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दें तो क्या होगा, व्हील लूज हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, लूज हो जाएंगे, लूज तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। व्हील उतर भी सकते हैं लूज होकर के, है ना, मोटर ओवरलोड हो सकती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो लूज हो जाएंगे, और लूज होकर के उतर भी जाएंगे, ये दोनों केस हो सकता है, इसलिए कभी ऐसा नहीं कीजिएगा। फोनोग्राफ के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन का नाम बताइए। फोनोग्राफ, शेडेड पोल मोटर फोनोग्राफ के लिए सबसे बेस्ट है। कितने ऐसे हमारे छात्र हैं जो फोनोग्राफ का मतलब जानते हैं, फोनोग्राफ क्या है ना।
एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। यूनिवर्सल मोटर का फील्ड कोर, स्टेटर कोर, फील्ड कोर, स्टेटर कोर, रोटर कोर के निर्माण के लिए सबसे उत्तम पदार्थ इसमें से कौन सा है? कौन सा? लेमिनेटेड आयरन या लेमिनेटेड कार्बन कोर या सिलिकॉन कार्बन कोर या स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील नहीं हो सकता। स्टेनलेस स्टील की ना एक खासियत है कि इसमें जंग नहीं लगती है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं जिससे हम खाना खाते हैं, प्लेट, चम्मच, थालियाँ, है ना। तो स्टेनलेस स्टील में बहुत रेयर केस में ही लगती है। अगर उसमें अगर उस बर्तन में आप उस बर्तन को पानी से एनी टाइम भिगो के रखेंगे तो हो सकता है कुछ सालों बाद, महीनों तो छोड़िए, कुछ सालों, 2-4 सालों बाद उसमें जंग लगने की संभावना हो सकती है। लेकिन स्टेनलेस स्टील में यही होता है खासियत। लेमिनेटेड आयरन, है ना, लेमिनेटेड कोर जो होता है ये सबसे इसमें क्या होता है? बेस्ट होता है। किन्हीं दो इलेक्ट्रिक टर्मिनल के मध्य इस फुलिंग को समाप्त करने के लिए इनमें से किसे संयोजित किया जाता है? सवाल अगला है हमारा 45 नंबर का। इस फुलिंग से हम क्या समझते हैं? स्पार्किंग को, है ना, स्पार्किंग को। इस फुलिंग से मतलब स्पार्किंग। स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है? अब शुरू में मैंने आपको एक कैपेसिटर का मुख्य कार्य बताया था, अब उसको सुनिए। जो हमारी सार्वभौमिक मोटर होती है ना, यूनिवर्सल मोटर, इस यूनिवर्सल मोटर में, सार्वभौमिक मोटर में क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना, नियंत्रण विधि होती है, गति नियंत्रण विधि, CFS गति नियंत्रण विधि होती है। ये इस विधि का नाम है CFS। इस विधि में एक संधारित्र प्रयोग किया जाता है ना, और इस संधारित्र का यहाँ पर जो काम होता है ना, इसका काम होता है स्पार्किंग। इसका काम क्या होता है यहाँ पर? स्पार्किंग को नियंत्रित करना, स्पार्किंग को नियंत्रित करना, जो कि समांतर क्रम में यहाँ पर लगी होती है। ओके, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट है कि एक कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर सीलिंग फैन के साथ संयोजित है। सीलिंग फैन के साथ कनेक्ट है कैपेसिटर मोटर। स्विच बंद करने पर गति नहीं करती। स्विच बंद का मतलब ये हो गया, ये आपकी स्विच है ना, ये अभी ओपन है, आप इसको ऐसे बंद कर देंगे तो इसमें धारा का प्रवाह जो है वो होने लगेगा। बंद का मतलब ये है, यानी कि उसको हम सप्लाई देते हैं फिर भी नहीं चलती है, परंतु उसे किसी एक दिशा में धक्का दे दिया जाए, अगर उल्टा दे दिया जाए तो उल्टा ही चलने लगता है, सीधा दे दिया जाए तो सीधा ही चलने लगता है ना। संभावित कारण का पता लगाइए, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत है? जो कैपेसिटर है वो ओपन हो चुका है या रोटर ओपन हो चुकी है, या कैपेसिटर शॉर्ट हो चुकी है। कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। कैपेसिटर खुला है, कैपेसिटर कैसा है? खुला है, यानी कि कैपेसिटर अगर खुला है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो एक फेज का और प्रभाव जनरेट होना था वो प्रभाव जनरेट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि जो आप मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में ये जो कैपेसिटर आप लगा रहे हैं, इस कैपेसिटर को अगर आप नहीं भी लगाएंगे ना, कैपेसिटर को आप अगर नहीं भी लगाएंगे मान लीजिए, और बिना कैपेसिटर का ही आप इस मोटर को ऐसे करके सप्लाई दे देंगे, है ना, ऐसे सप्लाई दे देंगे न्यूट्रल और फेज। एक मान लीजिए कि आपका ये सीलिंग फैन का एक मोटर है, तो जिस डायरेक्शन में मोटर को घुमा देंगे उसी डायरेक्शन में मोटर घूमने लगेगा, यानी कि मोटर को सेल्फ स्टार्ट का मतलब ये होगा कि मोटर अपने आप घूमना, सप्लाई मिलते ही, है ना। लेकिन हम सप्लाई दे करके हाथ हमारा प्राइम मूवर हो जाएगा, हाथ से हम उसको घुमा देंगे तो फिर वो चलने लगेगा। वो रीजन क्या है कि कैपेसिटर जो है इसमें खुला हुआ है। कैसा है? कैपेसिटर ओपन सर्किट हो चुकी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर इंटरव्यू में यह पूछा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा। टू वैल्यू संधारित्र प्रारंभ मोटर, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को वर्गीकृत किया गया है
किस हिसाब से, गति नियंत्रण द्वारा या हैवी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता के द्वारा या रिवर्सल द्वारा, ब्रेकिंग क्षमता द्वारा। टू वैल्यू कैपेसिटर में ब्रेकिंग कैपेसिटी नाम का ऐसा कोई कंट्रोलिंग सिस्टम होता नहीं है, रिवर्सल द्वारा भी नहीं होता है। ये हैवी लोड स्टार्ट करने की क्षमता इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ना, इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं इस प्रकार से, है ना। इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। यहाँ देखिए, ये पहला कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, और एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट होती है ऐसे, और यहाँ पर आपकी रनिंग वाइंडिंग, ये इसका रोटर है ना। यहाँ से दे दीजिए फेज एक और यहाँ से न्यूट्रल छुआ दीजिए, मोटर चलने लगेगी। तो ये होता है डबल कैपेसिटर होने के कारण ये हैवी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक बला घूर्ण का मान होता है वो ज़्यादा होता है ना। रनिंग के टाइम में भी एक कैपेसिटर जो है वो लगी होती है, लेकिन रनिंग के टाइम में जो कैपेसिटर लगी होती है वो निम्न मान का होता है। वो वही 2 से 2.5 से तो ज़्यादा होता है, लेकिन निम्न मान का होता है। जो स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर यूज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मान का होता है, हैवी मान का होता है, और वही स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने का काम करता है ना। सवाल है, स्टार्टर के एनवीसी कॉइल के आर्मेचर से ची ची की आवाज़ लगातार किस कारण से आती है, यह किस हानि को प्रदर्शित करती है, बताइए मेरे भाई। एक 9 वोल्ट कॉइल है, उसके अंदर आर्मेचर लगी हुई है, उसी आर्मेचर की कॉइल की बात कर रहा है। जब आप मोटर को चालू करते हैं तो फिर ची ची की आवाज़ आने लगती है ना। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसके अंदर लगे होते छल्ले, शेडिंग रिंग लगी होती है। वो जब ओपन हो जाती है ना, ओपन सर्किट जब हो जाती है, तो इस प्रकार का केस आता है, चीची की लगातार आवाज आती है। और एनवीसी का काम होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये हमारी एक एनवीसी है ना, ये हमारी क्या है, एक एनवीसी, ठीक है ना। इसको एक तरफ से तो न्यूट्रल मिलता है और एक तरफ से इसको हम फेस देते हैं। इसका काम ये होता है कि जैसे स्टार्टर के यहाँ पर 3 कॉन्टेक्ट हो गए ना, एनो कॉन्टेक्ट, 1 2 3 है ना। यूँ समझिए आर की है, वाई की है और ये बी की है। यहाँ पर मोटर लगी हुई है, ये है मोटर है ना, एसी मोटर। तो इस प्रकार से स्टार्टर के द्वारा हम सप्लाई दे देते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और ये तीनों एनो कॉन्टेक्ट को अपने तरफ खींच लेती है चुंबक के जरिए, और ये होल्ड हो जाते हैं, और यहाँ से जो करंट है वो पास होकर के यहाँ आ जाती है ना, तीनों फेज में से यहाँ आ जाती है, और फिर ये करंट मोटर को मिलती है, मोटर हमारे चलने लगती है। तो इसका काम क्या होता है, इसको होल्ड करा के रखना है ना। और जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं उसमें जो हैंडल होता है ना, उसको रोक कर रोकना, होल्ड करना, ताकि मोटर हमारी लगातार चलती रहे, है ना। ये होता है एनवीसी का काम। स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग की प्रकृति कैसी होती है, जबकि रनिंग वाइंडिंग की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, किसी भी मोटर की अगर सिंगल फेज मोटर है तो आपको ये नहीं देखना है कि स्प्लिट फेज मोटर है या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है या कौन सी मोटर है ना। आपको अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग की बात कर दिया तो एक ही बात समझिएगा। पहला तो देखिए मुख्य वाइंडिंग है ना, पहली बात मुख्य वाइंडिंग की लिखिएगा। मुख्य वाइंडिंग में क्या होता है, पहला पॉइंट कि इसको हम मेन वाइंडिंग कहते हैं, जिसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, है ना। और फिर ये रनिंग वाइंडिंग जो होती है ये मोटे तार की होती है, ये मोटे तार, कम घुमाव है ना, कम इसमें घुमाव होगा, और फिर निम्न प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिरोध और उच्च इंडक्टेंस। इसीलिए
इस वाइंडिंग में जो करंट चलती है वो सप्लाई वोल्टेज से लैगिंग नेचर में होती है ना। और एक होती है आपकी सहायक वाइंडिंग, एक होती है सहायक वाइंडिंग। सहायक वाइंडिंग में कुछ पॉइंट लिखेगा कि ये पतले तार के होते हैं, है ना, ये पतले तार, लेकिन इसमें जो घुमाव होते हैं ये अधिक होते हैं, और फिर इसमें प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, और इसमें निम्न इंडक्टेंस होती है ना, निम्न इंडक्टेंस होती है। अब इसमें जो इस सहायक वाइंडिंग में जो करंट चलती है ये सप्लाई वोल्टेज के आगे रहती है, इसीलिए आपका जो सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर है इसका जो पावर फैक्टर होता है मेरे भाई वो 0.5 से 0.6 लैगिंग नेचर में होती है। अगर मान लीजिए कि सहायक वाइंडिंग में जो करंट चल रही होती है वो भी करंट अगर सप्लाई वोल्टेज के लैगिंग में आ जाए तो फिर ये पावर फैक्टर मुझे लगता है कि 0.2 तक घट आ सकती है। और इतना का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा पावर लॉस होना, मोटर निम्न दक्षता पर चलना, है ना, मतलब कि जो इस मोटर को यूज करेगा उसको गवर्नमेंट को पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है ना, बेवजह पावर लॉस करने का। ठीक है, तो ये बात है। आंसर क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ये क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार का है, रेजिस्टेंस अधिक है। उच्च रेजिस्टेंस है तो इम्पीडेंस का मान कैसा होता है, निम्न होता है ना। जबकि रनिंग वाइंडिंग के लिए नहीं है, तो रनिंग वाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर निम्न प्रतिरोध होगा, और फिर निम्न प्रतिरोध और उच्च इम्पीडेंस, उच्च इम्पीडेंस, है ना, ये उच्च इम्पीडेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए। एकल कला शेडेड पोल मोटर में स्थापित शेडिंग रिंग यानी कि छल्ला का क्या कार्य है। ये तो शायद मैंने आपको बता दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेरित करना इसका काम है ना, घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना ताकि मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो सके। छायांकित ध्रुव मोटर की घूर्णन गति कैसे परिवर्तित की जाती है, शेडेड पोल मोटर की, है ना, कैसे आप घूर्णन गति चेंज कर सकते हैं। तो इसका पॉसिबल ही नहीं है स्पीड को उल्टी दिशा में घुमाना, मोटर के रोटर को उल्टी दिशा में घुमाना, है ना। कॉइल की पोजीशन परिवर्तित कर लीजिए आप, चाहे कुछ भी कर लीजिए, नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, पूरा इसके कंस्ट्रक्शन को ही चेंज करना पड़ेगा, है ना, पूरे कंस्ट्रक्शन को चेंज करना पड़ेगा, या फिर डबल शेडिंग रिंग का यूज करना पड़ेगा आपको। डबल शेडिंग रिंग का यूज करके आप ये जुगाड़ बना सकते हैं। चलिए, अब कुछ आसान से सवाल है और 5 सवाल और बचे हैं। खाद्य संसाधन जैसे चटनी, मसाले तैयार करने वाले मशीनों में कौन सी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो वो मोटर है आपका सार्वभौमिक मोटर। इसको हमने देख भी लिया है और ये बड़ा आसान सा सवाल भी है। निम्नलिखित विकल्प में से किस मोटर में रेजिस्टेंस को आर्मेचर वाइंडिंग तथा आपका दिक् परिवर्तक खंड के मध्य रखा जाता है जिससे कि टॉर्क सेफ रहे, है ना। ये ऐसा स्क्वायरल के प्रेरण मोटर नहीं हो सकता, सिलेंड्रिकल पोल भी नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल मोटर में ही हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेटर होता है ना, हम इसको डीसी सप्लाई से भी चलाते हैं, है ना। सोचिए तो ऐसा होता है। कम्यूटेटर न स्क्वायरल केज मोटर में होता है, न सिलेंड्रिकल पोल में होता है, न सिंक्रोनस मोटर में होता है, केवल सार्वभौमिक मोटर में ही हो सकता है ना। 54 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस सिस्टम द्वारा यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है। तो अभिकेंद्री नियंत्रण विधि द्वारा, है ना, या वार्ड लियोनार्ड से तो हम नहीं कर सकते। ये तो डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग है जिसमें हम डीसी का सीरीज मोटर, डीसी का शंट मोटर और डीसी का कंपाउंड मोटर, सभी मोटरों का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा। और करंट नियंत्रण तो कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल नियंत्रण है, जिसको मैंने बताया था कि कैपेसिटर इसमें लगाते हैं समांतर में और उसका काम होता है स्फुलिंग यानी कि स्पार्किंग को नियंत्रित करना, है ना, याद करिए मेरे बात को।
एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है? लास्ट सवाल है हमारा, एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है? वह ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट हो, वह ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट हो, मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट हो, कहने का मतलब है ना। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ये देखिए, ये एक मैं यहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेता हूं, ठीक है ना। ये हमारी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब यहां से आप एक लोड कनेक्ट कर दीजिए, कुछ ना कुछ एक लोड डाल दीजिए इस पे, ये एक लोड है, ठीक है ना। यहां से हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, और 3 फेज का ये ट्रांसफार्मर है, फेस और न्यूट्रल। अब यहां पर लोड कनेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, मोटर का जो रोटर होता है ना, रोटर में बार्स लगे होते हैं, कंडक्टर, जो एक रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट होते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यहां पर इस प्रकार से रोटर कोई होता है ना, इस प्रकार से रोटर होता है। एक्चुअल में क्या होते हैं ना, ये जो आपको रिंग दिखाई देते हैं, वो इस प्रकार से छल्ला होता है ना, गोले गोले आकार का। इन सभी छल्ला को हम क्या कर देते हैं, देख रहे हैं, शॉर्ट कर देते हैं, है ना। ये एक बार है, यहां से यहां तक गया है, जो ये क्या है, रोटर का एक बार है, ठीक है ना। ये देखिए, ये क्या है, रोटर का एक कंडक्टर है, जिसको हम रोटर बार कहते हैं। इसी प्रकार से कई सारे कंडक्टर होंगे, है ना। इस सभी कंडक्टर को देखिए शॉर्ट हमने कर दिया है, हमने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। और स्टेटर में जो वाइंडिंग लगते हैं वो शॉर्ट नहीं होते, वो सप्लाई से कनेक्ट होते हैं। तो रोटर के वाइंडिंग शॉर्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग का नाम दे सकते हैं। उसी प्रकार से ये है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि शॉर्ट है, ये प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट है। उसी प्रकार से मोटर का स्टेटर सप्लाई से कनेक्ट होता है, जैसा कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग। और जैसे मोटर का सेकेंडरी वाइंडिंग हम रोटर को मानते हैं, ये आपस में शॉर्ट होते हैं, उसी प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग लोड के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि शॉर्ट होता है। तो सिमिलर हो गया ना, समरूप आपसे पूछ रहा है, तो वही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चाहे तो आप मिलान कर सकते हैं ऑप्शन बी में भी, कि वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी शॉर्ट होती है। ऐसा कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं है जिसका प्राइमरी वाइंडिंग को हम शॉर्ट करते हो। वह ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों शॉर्ट होती है, ऐसा तो सिंगल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर भी नहीं होता है, जिसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह भी गलत। वह ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक कॉइल हो, तो एक कॉइल तो ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है, तो उसमें भी ये केस नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल सत्य है ना। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल आपका सत्य है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कल जो हमारा क्लास होगा वो किस पर होगा। तो कल सारे जो सवाल हैं दोस्तों, वो 3 फेज इंडक्शन मोटर पर हैं। किस पर हैं? 3 फेज इंडक्शन मोटर पर हैं। ये सवाल कुछ है जो मैं बना चुका हूं, अभी सवाल और ज़्यादा बनाने हैं। 80-90 सवाल लेकर आऊँगा मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का, है ना। बिल्कुल मत घबराइए, आपको सारे सवाल मिल जाएंगे इसी एक मैराथन सेशन में। अलग से आपको कोई क्लास लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए, अब आपको इन सभी सवालों का आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप आइए और पीडीएफ लीजिए, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ आज का ये मैराथन सेशन कैसा रहा, आपको इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर देना है। हमारा जो मेहनत है दोस्तों, ये आपके कितने काम आ रही है, हमारा जो संघर्ष, हमारा जो लगन आपके एग्ज़ाम के प्रति है, ये आपके कितने काम का है ना। इसको एक बार ज़रूर फीडबैक के रूप में आप कमेंट में लिखिएगा। और बाकी आपका प्यार स्नेह जिस प्रकार से हमें मिल रहा है, हम आपका दिल से तारीफ़ करते हैं और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगला मैराथन सेशन हमारा होने वाला है 3 फेज इंडक्शन मोटर पर, है ना। बहुत जल्द अगला मैराथन सेशन लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए दिल से हाथ जोड़कर आप सभी को मेरा विनम्र भाव से वेलकम है। और फिर अगली मुलाकात होगी दोस्तों आप सभी के साथ 3 फेज इंडक्शन मोटर के मैराथन सेशन के साथ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी अगले मैराथन के साथ। थैंक यू।